हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि आज जो है हम लोग ज्योग्राफी का जो हम लोगों ने 5th चैप्टर स्टार्ट किया था, सागरीय जलधाराएं, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने सागरीय जलधाराओं के बारे में कुछ जो है इंट्रोडक्शन देखा है कि सागरीय जलधाराएं किस प्रकार कौन कौन से प्रकार की होती है। सागरीय धाराओं के बारे में पढ़ा। सतही सागरीय धाराएं किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। और अब हम देखने वाले सागरीय जलधाराएं जो होती, जिसको मैंने आपको बताया था गर्म धारा और ठंडी जलधारा, वो किस प्रकार से निर्माण होता है और कौन कौन से महासागर में कौन कौन सी जो है जलधाराएं पाई जाती हैं। ओके, आपको मालूम है कि ये जलधाराएं किस प्रकार से निर्माण होती है। ओके, तो चलिए इस मैप के जरिए जो है, जो कि मैप से आपको एग्ज़ाम में जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैप का वाचन करके नीचे करके जो है उस पर जो आधारित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, जिसका जो है आपको मैप का वाचन करके उसके आंसर देने होते हैं। ओके ओके, तो जैसे कि आपको इस बुक में दिखाई दे रहा मैप दिखाई दे रहा है, आप जो है मैप में देखेंगे कि ओके, अभी आपको स्पष्ट दिखाई देगा मैप। ओके, तो इस मैप का जो हम लोग वाचन करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इस मैप में जानकारी हासिल करेंगे कि कहाँ पे जो है ठंडे जलधाराओं का निर्माण होता है, कहाँ पे गर्म जलधाराओं का निर्माण होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तब जैसे कि आपको बताने के हिसाब से बताऊं मैं आपको कि जो विषुवतीय रेखा है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा जो होती है हमारी, जो उसको हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं, ये जो हमारा विषुवत रेखा होता है, ये रेखा विषुवत रेखा जो है हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक जो होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। मतलब एक उत्तरी दिशा और दक्षिणी दिशा में जो है जो हमारी जो होती विषुवत रेखा जो होती है वो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ओके, और जो होता है इस विषुवत रेखा के ऊपर की ओर जो रहता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं और नीचे जो रहता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो यहीं से ही हमारा स्टार्ट होता है गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। जैसे कि आपको यहाँ पे बुक के अंदर आपको देखेंगे, इसमें एक्चुअली कलर स्पष्ट नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी जलधारा ठंडी है। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे, जो रेड कलर से होगी वो गर्म धाराएं होंगी और जो ब्लू कलर से है वो हमारी जो है, आपको इसमें भी दिखाई दे रही, जो ये डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, ये हमारी कौन सी धाराएं हैं। ये देखिए, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये हमारी जो है गर्म धाराएं हैं, और जो हमारी ये वाली है जो ब्लू कलर का है वो हमारी जो है ठंडी धाराएं हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारी गर्म धाराएं और ठंडी जलधाराएं का जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो जो हमारा विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखा वैसे देखेंगे तो महासागर जो हमारे हैं, कौन कौन से महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और जो है आर्कटिक महासागर, ये 4 जो हमारे महासागर है, कौन से, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, ये 4 महासागरों में जो है ये जलधाराएं चलती है। जिसमें से हमारा जो आता है, जो हमारा उत्तरी ध्रुव पे जो हमारा आर्कटिक महासागर है, वहाँ का जो है हम लोग इसमें अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि आर्कटिक महासागर ये उत्तरी ध्रुव में है और जहाँ पे जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ठंडी जलधाराएं पाई जाती, गर्म जलधाराएं यहाँ पे निर्माण नहीं होती है, यहाँ पे गर्म जलधाराएं नहीं जाती, इसलिए इसमें जो है हम लोग आर्कटिक महासागर में कोई भी जलधारा नहीं पढ़ेंगे। ओके, हम सिर्फ पढ़ेंगे जलधाराओं के बारे में, कौन कौन सी महासागर में, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर की जो जलधाराओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं पे ही जो इन जलधाराओं का निर्माण अधिक होता है, इनका जो है कहाँ कहाँ प्रभाव दिखाई देता है। ओके, तो जैसे कि विषुवत रेखा जो होती है, यहाँ पे जो विषुवत रेखा हमारा जो है
विषुवत रेखा पे चाहे आर्कटिक अटलांटिक महासागर हो, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे प्रशांत महासागर, इन तीनों महासागरों में जो विषुवत रेखा के पास जो जलधाराएं होगी उन्हें हम कहेंगे गर्म जो है जलधाराएं, यानी उसे जो हम विषुवतीय जो है जलधारा के नाम से जानते, क्योंकि विषुवत रेखा का जहाँ पे है वहाँ पे जो होता है विषुवत रेखा के पास जो है हमारा तापमान जो है सबसे अधिक होता है, और इसलिए यहाँ पे जो जलधाराएं पाई जाती विषुवत रेखा के पास में वो जो होती है गर्म जलधाराएं होती है। ओके, और जो है उत्तरी दिशा में यानी उत्तरी ध्रुव पे जो जलधाराएं पाई जाती वो ठंडी होती है, और दक्षिणी ध्रुव पे जो जलधाराएं पाई जाती वो ठंडी होती। मतलब आपको सिर्फ यही है कि गर्म जलधारा का निर्माण जो है वो विषुवत रेखा के पास होता है, और ठंडी जलधारा का निर्माण जो है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो है होता है। ओके, और एक बात का कि जो विषुवत रेखा जो गर्म धाराएं होती, जो गर्म जलधाराएं होती वो विषुवत रेखा से जो है उत्तरी ध्रुव की ओर जाएगा, और जो होता है विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो है प्रवाहित होगा, और जो ठंडी जलधारा है वो जो है दक्षिणी ध्रुव से जो है विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होगा, और दक्षिणी उत्तरी ध्रुव से जो है विषुवत रेखा की ओर जो है प्रवाहित होता है। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार से हुआ कि जो हमारी जो जलधाराएं हैं उनका निर्माण जो होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो होता है गर्म ठंडी जलधाराएं पाई जलधाराओं का निर्माण होता है, और गर्म जलधारा का निर्माण जो होता है विषुवतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और इन्हीं जलधाराओं का जो होता है यहीं पे देखेंगे कुछ धाराएं जो होती जो कुछ गर्म धाराएं और कुछ ठंडी धाराएं जो होती है वो आके जो होगा कहीं कहीं टकराती हैं, और जहाँ पे ये जलधाराएं टकराती है वहाँ पे उस प्रदेश में या उस जगह पे जो होता है जो है घना कोहरा छाता है, मतलब घना कोहरा जो है निर्माण होता है जहाँ पे गर्म धाराएं और ठंडी जलधाराएं आपस में आके टकराती या मिलती है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी गोल है, तो जैसे कि प्रशांत महासागर तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों होंगे प्रशांत पहले तो हम यहाँ बात करेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जो है जलधाराएं पाई जाती। जैसे कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे विषुवत रेखा की तरफ तो वहाँ पे जो है सबसे पहले विषुवतीय धाराएं पाई जाती हैं। ओके, जिसे हम जो गर्म धाराएं होती हैं, और ये धाराएं जो होती हैं विषुवत धाराएं जो होती हैं उत्तर की ओर अगर वो चलेगी तो उत्तरी विषुवत धाराएं कहलाएंगी, और दक्षिण की ओर चलेगी दक्षिणी विषुवत धाराएं कहलाती हैं। ओके, तो ये विषुवत धाराएं अगर आप देखेंगे तो हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में जो हमारा है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में अगर देखेंगे तो सबसे पहले बात मैं करती हूँ उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका में जो जलधाराएं चलती हैं, जो उत्तरी अमेरिका के तट पे जो जलधाराएं चलती हैं वो जो है कैलिफोर्निया जलधारा है, जो उत्तरी अमेरिका के जो तट पर पाया जाता है वो कैलिफोर्निया होता है, और वो जलधाराएं जो होती है कैलिफोर्निया जो जलधारा होती है उत्तरी ध्रुव से जो है वो कहाँ जाती है विषुवत रेखा की ओर आती है। वो जलधाराएं जो होती है ठंडी जलधाराएं होती हैं। कैलिफोर्निया जो जलधारा है वो उत्तरी अमेरिका में के तट पर है, और जिसे जो है वो जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। ओके, और देखेंगे एक अलास्का जो है प्रदेश है उत्तरी अमेरिका में जहाँ पे गर्म जलधाराएं चलती हैं, और ये जलधाराएं जो गर्म जलधाराएं हैं इसे जो है अलास्का जो है धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रहेगा कि उत्तरी अमेरिका में दो जो है जलधाराएं पाई जाती हैं। पहला है कैलिफोर्निया जलधारा जो ठंडी है, और दूसरा है अलास्का जलधारा जो गर्म जलधारा है। ओके, ये हुई। अब उसके आगे नीचे अगर हम आते हैं तो हम बात करते हैं, हम प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं। ओके, तो प्रशांत महासागर में अगर हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की यानी दक्षिणी यूएसए की, साउथ यूएसए की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो होता है
एक जलधारा चलती है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले अगर विषुवतीय धारा के बारे में हम पता चल गया कि दक्षिणी में भी विषुवत रेखा है, तो उस विषुवत रेखा को विषुवतीय धारा है, जहाँ पे गर्म धारा है। और एक जलधारा है जो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, वो है हम्बोल्ट जो है, यानी जिसको पेरू की धारा कहते हैं। ये पेरू की धारा हम्बोल्ट जो है, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा कहेंगे, ये दक्षिणी जो है अमेरिका में पाया जाता है। और ये जलधारा जो है हमारी ठंडी जलधारा है। दक्षिणी अमेरिका में जो हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा पाई जाती है, जो हमारी जो है ठंडी जलधारा है। ओके, और यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गर्म धारा भी आपको दिखाई दे रही है। ये गर्म धाराएं जो हैं, ये गर्म धाराएं जो है, इसका प्रभाव जो है, हाँ, कहा जाएगा तो कि हम्बोल्ट की जो जलधारा है, उस ये हम्बोल्ट की जो जलधारा जब है अमेरिका के जो है, जब दक्षिणी तट पर क्या प्रभाव डालती है, ये जलधारा जो हम्बोल्ट की है अमेरिका के जब दक्षिणी तट पर चलती है, तो यहाँ का जो तापमान है वो कम हो जाता है, और जिसके कारण जो है दक्षिणी अमेरिका में जो है बारिश जो है कम होती है। इसका एक कारण यहाँ पे ये है। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं, ये हो गया हमारा, आपको याद हो गया होगा कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में अगर मैं बात का हम लोगों ने बात किया उत्तरी अमेरिका में जो दो जो है जलधाराएं पाई जाती है। एक अलास्का जलधारा जो गर्म है, और दूसरी जो है कैलिफोर्निया जो है जलधारा जो ठंडी जलधारा है। और विषुवत रेखा के पास जो है हमारी विषुवतीय धाराएं पाई जाती, जो अक्सर जो है गर्म ही होती है। ओके, क्योंकि विषुवत रेखा के पास में जो भी जलधारा, कोई भी चाहे प्रशांत महासागर हो, चाहे हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर हुआ, ये जलधारा जो विषुवत रेखा के पास पाई जाएंगी वो गर्म ही होगी, क्योंकि विषुवत रेखा के पास तापमान अधिक होता है। ओके, और दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा पाई जाती है, जो ठंडी जलधाराएं होती हैं। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आया। कभी कभार जब यहाँ पे गर्म जलधाराएं चलती है तो उसका असर जो है दक्षिणी अमेरिका पर जो है पड़ता है। हम्बोल्ट की जो है दक्षिणी अमेरिका पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा कम होती है। ओके, अब उसके बाद आते हैं हम प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पे, मतलब पूर्वी प्रशांत महासागर की अगर हम बात करेंगे तो पूर्वी प्रशांत महासागर जो है, यहाँ पे प्रशांत महासागर में सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तरी जो है प्रशांत पूर्वी महासागर की। पूर्व मतलब ऊपर की बात करेंगे, कर्क रेखा के मतलब विषुवत रेखा के ऊपर की बात करेंगे तो उत्तरीय प्रशांत महासागर। ठीक है, पूर्व का उत्तरी प्रशांत महासागर देखेंगे तो यहाँ पर जो अगर देखेंगे तो उत्तर की ओर देखेंगे, उत्तरीय पूर्व जो है प्रशांत महासागर के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे जो है जापान में, यहाँ पे एक्चुअली पाया जाएगा जापान से रिलेटेड। यहाँ पे जापान में जो है यानी एशिया के तट के किनारे जो है, यहाँ पे जो है ओयोसियो धारा जो है पाई जाती है, जो जल धारा जो है ठंडी, ये उत्तरी ध्रुव से चलती है। और दूसरा है क्यूरोसियो जलधारा। ये क्यूरोसियो जो जलधारा है, ये जो है विषुवतीय रेखा से होते हुए चलती, इसलिए ये गर्म जलधाराएं हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे जापान के पास, इस जगह जो जापान के पास यहाँ पे जो है, ये जो है ओयोसियो जलधारा और जो है क्यूरोसियो जलधारा आपस में टकराती है, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो है ये पेंटा नाम का एक जो घास पाया जाता है, जिसको कवक कहते हैं। और ये मछली का जो यहाँ पे केंद्र बना, यहाँ पे मछली का व्यवसाय अधिक मात्रा में पाया जाता है। और क्योंकि जो पेंटा घास जो होता है यहाँ, वो जो है मछली के खाने का जो है चारा होता है। और यहाँ पे छोटी मछलियों का खाने का चारा, छोटी मछलियाँ उसे खाने के लिए आती है, उसके बाद उसे छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाने के लिए जो वहाँ पे आती हैं, जिसके कारण जापान के इस तट पे जो होता है, जापानी तट पे जो है यहाँ पे जो है मछली मारने का व्यवसाय अधिक होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती है। ओके, यहाँ पे बात हो गई। उसके बाद हम नीचे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, जो प्रशांत महासागर का
पूर्वीय भाग है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है जलधारा चलती, जैसे मैंने आपको बोला कि बार बार बता रही हूँ कि विषुवत रेखा से चलेगी जो जलधारा वो गर्म होगी। तो विषुवत रेखा से जो एक जलधारा चलती है उसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा कहते हैं, क्योंकि वो विषुवत रेखा चल रही है और विषुवत रेखा से चलने वाली जलधारा वो गर्म होती है। तो इसे जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कहा जाता है। ओके, अब आती है बात कि उसके बाद हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। ठीक है, अटलांटिक महासागर में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं पाई जाती है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है सबसे पहले करेंगे लेब्राडोर जलधारा पाई जाती है जो उत्तरी अमेरिका के तट के किनारे हैं, और दूसरी पाई जाती है गल्फ जलधारा जो उत्तरी अमेरिका से, यानी ये विषुवत रेखा से होते हुए जाता है, विषुवती रेखा से होते हुए गल्फ जलधारा जाती है। और लेब्राडोर नामक की जो जलधारा है वो जो है उत्तरी अमेरिका से जो है दक्षिणी उत्तर की ओर से आता है, और जिसके कारण यहाँ पे जब ये लेब्राडोर जलधारा और जो होता है गल्फ जलधारा आपस में टकराती है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे जब टकराती है यहाँ पे भी जो अगर उत्तरी अमेरिका के जो तट के किनारे हैं ये भी जो है मछली पकड़ने के व्यवसाय के लिए अति उत्तम जो है जगह मानी जाती है। और यहाँ पे जब ये दोनों जलधाराएं आपस में टकराती है और जिसके टकराने के कारण जो है यहाँ पे घना कोहरा जो है छाता है। ओके, और एक बात यहाँ पे आप देखें कि उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक महासागर में जो है उत्तरी अमेरिका का जो भाग है अटलांटिक महासागर में, वहाँ पे जो है दो जलधारा, एक लेब्राडोर जिसको जो है ठंडी जलधारा है, और जो गल्फ जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। ठीक है, और यही जो गल्फ जलधारा है यही जो है आगे प्रवाहित होते हुए जो यूरोप में जाती है, और जो यही यूरोप, क्योंकि यूरोप जो है एक ठंडा प्रदेश माना जाता है, और ये जो यूरोप में जब ये जलधारा पहुंचती है ठंडी जलधारा, तो वहाँ का मौसम ये कहा जाता है सुहाना, मतलब वहाँ का मौसम एकदम सुहाना हो जाता है, ना ठंडा ना गर्म होता है, और जिसको यूरोप का जो है इस गल्फ धारा को जो है यूरोप का कंबल कहा जाता है। ओके, तो यहाँ तक का आपको मालूम हो गया होगा। ठीक है, तो आपको उसके बाद यूरोप से होते हुए उत्तरी अटलांटिक धारा जो है वहाँ पे देखें यूरोप से जो है कॉर्नरी नाम का एक कॉर्नरी धारा जो आती है जो यूरोप के तट से होते हुए आती है, जो अफ्रीका तट के किनारे है। ये अफ्रीका तट से जो है कॉर्नरी नाम का एक जलधारा पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधारा, एक जो लेब्राडोर है जो ठंडी जलधारा है, और गल्फ जलधारा है जो क्या है गर्म जलधारा है, और जो है अफ्रीकी तट के पास जो है अटलांटिक महासागर के पास देखेंगे तो कॉर्नरी जलधारा जो है कॉर्नरी जलधारा जो पाई जाती है, और विषुवती रेखा के पास आपको मालूम है कि विषुवती जलधारा होगी। ओके, उसके बाद आते हैं दक्षिणी जो है अटलांटिक महासागर के पास। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पास देखेंगे तो यहाँ पे जो है सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के तट के किनारे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे ब्राज़ील जो है, जो कि अमेरिका का जो भाग है, ब्राज़ील सबसे बड़ा प्रदेश है, जो वहाँ पे ब्राज़ील जो है प्रवाह एक धारा पाई जाती है जिसके ब्राज़ील धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आएंगे नीचे जो है फकलैंड जो है जलधारा पाई जाती, जो ठंडी जलधारा जो दक्षिणी अमेरिका के जो है एकदम नीचे जो है दक्षिणी जो है ये जो है हमारी ध्रुव धारा है, दक्षिणी धाराएं हैं। ओके, उसके बाद जो आता है वेंगुआ जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है जो अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका के जो है नीचे ये जलधाराएं पाई जाती है। ओके, तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर की जलधारा में दक्षिणी जलधारा के बारे में अगर अटलांटिक महासागर में तो पहला है ब्राज़ील जो है जलधारा, वो कौन सी गर्म है। उसके बाद जो आता है हमारा फकलेडा जलधारा, ये जो हमारी ठंडी है। उसके बाद बेंगलुला जलधारा जो है हमारी ठंडी जलधारा है, और जो विषुवत रेखा के पास जो जलधारा चलती है वो तो हमारी गर्म ही रहेगी। ओके, उसके बाद आता है बात करते हैं हम लोग हिंद महासागर। हिंद महासागर में आपको याद आएगा सिर्फ
दो जलधारा है। दूसरी एक तो गर्म जलधारा है जो हिंद महासागर के जो हमारी विषुवतीय रेखा के पास पाई जाए। दूसरा है अल्ग्युलाह जो है जलधारा, जो हमारे जो है हिंद महासागर के जो है दक्षिणी महासागर में पाया जाता है, दक्षिणी हिंद महासागर में पाया जाता है अल्गुलाह जलधारा। और दूसरी है ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जो पूर्व के साइड में पाई जाती, पूर्वी के साइड में जो ये जलधारा पाई जाती है, जो कि ये ठंडी जलधारा है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी जलधाराएं हुई जिसका हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किया। उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन किया, आपको इसमें से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कौन सी जलधारा कौन सी है। ओके, जैसे कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। क्या दिया है? पहला, सागरी धाराओं में कौन कौन से मुख्य प्रकार दिखाई दे रहे हैं। सागरी जलधारा में, जैसे मैंने आपको बताया, सागरीय जलधारा में मुख्य प्रकार से कौन सी जलधारा दिखाई दे, एक तो ठंडी, दूसरी कौन सी है? गर्म जलधारा। दो ही जलधारा है, याद रहनी चाहिए आपको। उसके बाद आता है विषुवतीय रेखा ध्रुव की ओर, है ना। विषुवतीय रेखा ध्रुव की ओर आने वाली धाराएं किस प्रकार की धाराएं? तो मैंने जैसे आपको बोला कि विषुवतीय रेखा की ओर जो जलधाराएं आएंगी वो ठंडी जलधाराएं होंगी। और तो मैंने आपको विषुवतीय ध्रुव की ओर, विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर आने वाली, जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, मतलब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा, वो कौन सी जलधारा होगी? अगर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जो जलधाराएं होंगी वो कौन सी होगी? तो मैंने आपको बोला कि विषुवत रेखा से जो ध्रुव की ओर जलधाराएं जाएंगी वो गर्म जलधारा रहेंगी, और ध्रुव से जो विषुवत रेखा की ओर जलधाराएं होंगी वो ठंडी जलधाराएं होंगी। ओके, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है वही कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाली धाराएं किस प्रकार थी। मतलब ये हमारा विषुवत रेखा, यहाँ से ये जो जलधाराएं आपको जाती हुई दिखाई दे रही है रेड कलर, कौन सी जलधारा है? तो जाहिर सी बात है कि वो गर्म जलधारा है। ठीक है, तो कौन सी जलधाराएं हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाली जलधाराएं कौन सी जलधारा है? गर्म जलधाराएं। ओके, देखिए मैंने आपको मैप इतने अच्छे समझाया हुआ है, आप उस मैप को ही अगर आप समझ गए होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर, आपको इसमें से कुछ भी पूछे आपको पूरा अच्छे तरीके से आ जाएगा। ओके, दूसरा है ध्रुव प्रदेश से विषुवत रेखा की ओर आने वाली धाराएं कौन से प्रकार की है? सिंपल सी बात, कौन सी धारा है जो ध्रुव प्रदेश से आ रही, मतलब उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, कोई भी ध्रुव से कोई की जो धाराएं हैं वो विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं, तो कौन सी धाराएं होंगी? ठंडी जलधाराएं। ओके, उसके बाद तो है फोर्थ क्वेश्चन है, सागरीय धाराएं गोलाकार में बहते समय उनकी जो है दिशाओं में उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा अंतर दिखाई देता है? तो यहाँ पे आपको जो पूछा गया है, जब ये दोनों धाराएं, तो वो कौन सा अंतर दिखाई देगा कि जब एक, देखिए आपको मैं यहीं पे समझाऊंगी किस प्रकार से, कि जो जलधाराएं होंगी, जो सागरीय धाराएं होंगी, जब गोलाकार में बहते समय उनकी दिशाओं में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ, तो इसका तात्पर्य ये है कि उत्तर से, ठीक है, जब ये जलधाराएं जो होती हैं, आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो उत्तर से आ रही है, ठीक है, ये उत्तर से जब ये जलधाराएं बहती हुई यहाँ आएगी, ठीक है, ये उत्तर से, और दक्षिण से, ठीक है, दक्षिण से बहती हुई, अगर दक्षिण से कोई जलधारा बहती हुई जा रही है, ठीक है, ये अगर दक्षिण से यहाँ से कोई जलधारा बहती हुई जा रही है, तो वो उसकी जो होती है, जो गोलार्ध में, दक्षिण और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में जाएगी, है ना। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे कि उत्तरी, जैसे कि सुई हमारी कैसे घूमती है घड़ी की, जैसे सपोज ये मेरी एक घड़ी है, मैं आपको बता देती हूँ, ये घड़ी हमारी, ये हमारी सुइयाँ हैं। ओके, जो कि ये सबसे बड़ी वाली सुई जो हमारी कौन सी दिशा में घूमेगी? हमारी जो है पूर्व दिशा में घूमती है ना। हमारी घड़ी जो टिक 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 जो सेकंड बताती है, सेकंड वाली जो सारी घड़ी है हमारी किस में चलती है? वो हमारी पूर्व की ओर चलती, पूर्व से कहाँ चलेगी? दक्षिण की ओर चलती। ओके, तो इस प्रकार से, तो अब क्या होगा, गोलार्ध में जब उत्तरी सागरी धाराएं जब गोलार्ध में बहते समय, जो उत्तरी गोलार्ध में, जो उत्तर की ओर, कैसे उत्तर की ओर जो
जलधाराएं हैं, जब उत्तर की ओर की जो जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में जो है घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी, जो उत्तरी गोलार्ध वाली है, क्योंकि हमारी जो उत्तरी दिशा वाली है वो ऐसे घूम के आएगी ना, देखिए ऐसे घूम रही है, ठीक है, ये उस दिशा में घूमेगी। और दक्षिणी गोलार्ध वाली, जैसे कि ये दक्षिणी गोलार्ध वाली है, क्योंकि हमारी जो सुई होती है, जैसे कि क्या बोले उत्तरी गोलार्ध, ये क्या घड़ी की दिशा में घूमेगी, क्यों, क्योंकि ये जो है हमारी घड़ी जो है इस प्रकार से घूमते घूमते आएगी, यहाँ से ऐसे ऐसे आएगी, तो ये घड़ी की दिशा में घूमेगी। उत्तर की ओर से जो जलधाराएं आएंगी, जो जलधाराएं बताएंगी, वो घड़ी की दिशा में घूमेगी। और जो होती दक्षिण की ओर, मतलब दक्षिण से ये जो धाराएं दिखाई दे रही हैं आपको, ये दक्षिण से जो जलधाराएं दिखाई दे रही, कोई भी जलधारा चाहे गर्म हो या ठंडी हो, जो जलधारा दक्षिण से घूमती हुई दिखाई देगी, वो जो है घड़ी की विपरीत दिशा में, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से घूमेगी तो ये उल्टा घूमेगी जलधारा, ओके, ये हुआ विपरीत दिशा में, घड़ी की जो है गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में जो है घूमेगी। तो इसका आंसर क्या होगा कि इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, सागरीय जलधाराएं गोलार्ध में बहते समय उसकी दिशाओं में उत्तरी गोलार्ध में सुई की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जो है बहती है। आया समझ में? दक्षिणी दिशा में घड़ी की विपरीत दिशा में बहेगी और उत्तरी गोलार्ध में जो है घड़ी की जो है दिशा में बहेगी। ओके, इसका आंसर इस प्रकार था। उसके बाद हमारा आया नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्षेत्र में दोनों प्रकार के प्रवाह एकत्र आते हैं वहाँ क्या होता होगा? मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में टकराती हैं वहाँ पे क्या निर्माण होगा? घना कोहरा निर्माण होगा, है ना। जब गर्म और ठंडा आपस में मिलता है तो घना कोहरा निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? घना कोहरा जो है निर्माण होगा। ओके, इसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया, दो अलग अलग प्रकार की दिशाओं का जहाँ संगम होता है, दो अलग अलग प्रकार की मतलब उत्तरी और दक्षिणी, वहाँ के तट प्रदेश के पास मानवीय अधिवासों एवं वहाँ के व्यवसाय में क्या संबंध होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे मैंने आपको बोला कि जहाँ पे दो अलग जो सागरीय धाराएं का जहाँ संगम होगा वहाँ पर बड़ी संख्या में मछली जो है पाई जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया, जापान और जो है और एक कौन सा होगा, लेबाडोर और जो होता है ये कौन सी गल्फ धाराएं जो होती है वहाँ पे, जो उत्तरी अमेरिका के तट पे जो है यहाँ पे ये दोनों जब धाराएं टकराती है वहाँ पे मछली पाई जाती है। और दूसरा जो है जापान के तट के पास, ठीक है, जिसको आप एशिया या अफ्रीका यानी जापानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे जो संगम होता है वहाँ पे मछली पाया जाता है। दूसरा, ऐसे स्थानों के तटीय प्रदेश के जो मानव आदिवासी जो होते हैं वहाँ पे मानवीय अधिवास पाए जाते हैं, जहाँ के लोगों के आहार में मछली का उपयोग जो है मुख्य घटक होता है। और वहाँ का जो व्यवसाय होता है वो क्या होता है? मत्स्य व्यवसाय होता है। मतलब जिस तटीय प्रदेश के पास मानवीय अधिवासों एवं होते हैं वहाँ पे जो है उनका जो है मुख्य जो घटक होता है मछली जो है उनका आहार होता है। मछलियों का वो लोगों का आहार में जो मछलियों का उपयोग जो है मुख्य घटक के रूप में होता है और उनका जो व्यवसाय क्या होगा? मत्स्य व्यवसाय होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको आएगा। ओके, तो आपको मेरे ख्याल से ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं मैंने आपको बता ही दिया है कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद आता है सागरीय धाराओं का मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव दिखाई देता है। क्या प्रभाव दिखाई देता है सागरीय धाराओं का मानव जीवन के ऊपर? ठीक है, सबसे पहला प्रभाव मानव जीवन पे जलवायु का प्रभाव पड़ेगा। ओके, सागरीय जीवन पे सबसे पहला प्रभाव मानव के ऊपर जलवायु का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गर्म सागरीय धाराओं के कारण जो होता है तटवर्ती क्षेत्रों के तापमान व वर्षा में वृद्धि होती है ना, जिसके कारण जैसे कि पश्चिमी यूरोप का जो भाग हम लोगों ने देखा था वहाँ पे तटवर्ती प्रदेशों में गर्म जो है धाराओं के कारण गर्म जलवायु पाई जाती
है। ओके, और दूसरा प्रभाव यहाँ पे होगा, और दूसरा प्रभाव मानव के ऊपर पड़ेगा है वो सागरीय जो है जीव सृष्टि पर प्रभाव इसका भी पड़ेगा। सागरों के जो अंदर रहने वाले उसका ही प्रभाव कि सागरीय जब जल धाराओं के कारण जो होता है समुद्र का पानी जो है एक जगह संचित नहीं रह पाता है, और जिसके कारण सागरों जो धाराओं के कारण समुद्र के जो जीव होते हैं, समुद्र के जीव के लिए जो खाद्य की आपूर्ति नहीं हो पाती, परिणाम स्वरूप जो होता है सागरी जीव की जो होता है सृष्टि और जो है परी जो संस्था का विकास भी नहीं हो पाता है। दूसरा है, तीसरा आएगा इसके अंतर्गत मत्स्य व्यवसाय का प्रभाव, जहाँ पे कहा जाता है समुद्र के जिस स्थान पर ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में आकर मिलती है उस स्थान पर मछली बड़े पैमाने पर जो है पाया जाता है, और ऐसे स्थानों पर मत्स्य क्षेत्र का जो है ऐसे स्थानों को जो मत्स्य क्षेत्र का स्थान माना जाता है। ओके, और दूसरा इसमें चौथा आएगा कि इसके कारण क्या सागरी जलधाराओं के कारण जो है परिवहन पर प्रभाव, क्या सागरी जो परिवहन होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है सागरी जलधाराओं पर, कि जब जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं जब समुद्र में जिस स्थान पर आकर मिलती वहाँ पर घना कोहरा छा जाने के कारण सागरीय धाराओं के मध्य में जो है ध्रुव की ओर से हिम शैल बहकर मतलब हिम जो है बहकर आता है, जिसके कारण तो इन दोनों कारणों के कारण जो है बह के आने के कारण जो है सागरी परिवहनों के लिए खतरा उत्पन्न होता है, जिसके कारण सागरी धाराओं के कारण परिवहन जब भी अनुसरण करते यानी जब आते जाते हैं जब ईंधन निकाला जाता है तो दोनों की जो है बचत होती, परिवहन करते समय और ईंधन दोनों की जो है बचत होती है। ओके, इस प्रकार से जो होता है ये सारी जो चीज़ें होती है सागरी जलधाराओं का जो है मानव जीवन पर प्रभाव दिखाई देता है। ओके, ये रहा सागरी जलधाराएं जिसे हम आपको मैंने बताया। अब आया हमारा दूसरा पॉइंट आता है इसके अंतर्गत, वो है हमारा सागरी जलधाराएं। अगर हम बात करें सागरी जलधाराओं की, समुद्र की सतह से जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये 500 से अधिक गहराई की जलधाराएं होती है, और यह जलधाराएं जो होती हैं ये तटीय यानी ये जो लवण युक्त होती है, अभिसार होती है, जिसके कारण ये गहरी सागरीय धाराएं उत्पन्न यहाँ पे गहरी सागरी धाराएं उत्पन्न होती। गहरी सागरी धाराओं कहते हैं कि गहरी सागर जो है धाराएं महासागरीय जल के कारण अलग अलग भागों में तापमान और घनत्व के कारण जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, उसका एक ही है मैंने आपको बताया, तापमान और लवण और जो है अभिसारण, ये इसका जो है कारण होता है, जिसके कारण जो है गहरी जो है सागरी धाराएं पाई जाती है। यह मुख्यतः महासागर के जो है नितल तक बहती है, नितल मतलब नीचे तक का जो है बहती है, और ये सागर जल की सतह के नीचे नदियों की सतह में बहती है। ओके, जिस प्रकार से आपको आकृति में यहाँ दिखाई देती है। ठीक है, ये आकृति में आपको दिखाई दे रही है कि सागरी जो जलधाराएं किस प्रकार से अंदर बहती है। ओके, उसके बाद जो होता है अलग अलग भागों में पानी का तापमान भी जो होता है गहरी सागरी धाराओं के उत्पन्न होने का कारण है। जैसे मैंने आपको बताया था कि तापमान का भी कारण हो सकता है जलधाराओं के उत्पन्न करने का। गर्म पानी में लवण कम होता है, मतलब उसमें जो क्षारपन कम होता है, घनत्व भी उसमें कम होता है। ऐसे पानी जब सतह पर जाते मतलब जब नीचे जाते हैं तब ठंडा और अधिक घनत्व का पानी नीचे जाता है। ठीक है, और इस संचरण के कारण धाराओं का निर्माण होता है। ओके, सामान्यतः ग्रीनलैंड एवं यूरोपीय महाद्वीपीय क्षेत्र में सतही जलधाराएं अधिक गहराई की ओर बहती हैं। ओके, दूसरा यह जलधाराएं जो होता है गहरी है अटलांटिक महाद्वीपीय तक बहती चली जाती हैं, और यहाँ के अलग अलग संचार सागरी सतह से होते हुए इस प्रकार के संपूर्ण सागरों में जल का जो है पुनर्वितरण होता है। ऐसे पुनर्वितरण को 500 वर्षों तक समय लगता है। पुनर्वितरण मतलब फिर से निर्माण होना। ओके, और इस प्रकार से जो है सागरी जलधाराएं निर्माण होती है। मैंने आपको इसको अच्छे तरीके से पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। ओके, वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि गहरी सागरी धाराएं किस प्रकार से निर्माण होती है। गहरी सागरी धाराओं का महत्व, उसका क्या महत्व है सागरी
गहरी सागरी जलधाराओं का। तो सबसे सिंपल सा है कि तापमान एवं लवणता से प्रेरित जो अभिसार के कारण जो है सागरी जो जल में बड़े पैमाने पर हलचल होता है। इसका महत्व क्या होता है कि इसमें जो होता है सागर के जल में जो बड़े पैमाने पर हलचल होता है तापमान और लवण के कारण, ठीक है। और दूसरा है इस अभिसरण के कारण समुद्र के सतही जो भाग होता है, जो सतह का जो भाग होता है, वहाँ पर जो है गर्म जल समुद्र के जो है नीचे की ओर जो है चले जाता है, और जो है पोषक तत्वों में समृद्ध जल सतह की ओर जो है आता है। ओके, ये जो है हमारी सागरी जलधाराओं का जो है महत्व है। ओके, इस प्रकार से जो है हमारा जो यहाँ पे सागरी जलधाराओं का जो है लेसन ख़त्म होता है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सागरी जलधाराओं के जो है प्रश्नों के उत्तर। ओके, चलिए हम इससे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।